So, hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to continue with the next series of appointment and qualification of director, and इसमें हम जो है फर्दर मोर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो ये नोट्स है, ठीक है, और ये हमारी PDF है। इसकी लर्निंग वैसे तो इसमें दे के रखी है, बट फिर भी कभी कुछ नया आ जाए तब इधर इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। होप सो आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा। चलो बढ़ते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ XYZ उसने कैजुअल वैकेंसी फिल करी कॉज बाय द डेथ। अपॉइंट किया C को 3 अप्रैल को। सब्सिक्वेंटली मेंबर ने भी अप्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट जनरल मीटिंग में C एक्सपायर हो गया। अब वो बोर्ड चाह रहा है कि कैजुअल वैकेंसी वो फिल कर दे उसकी पत्नी को लाके, मिसेस C। देखो पॉइंट ये है कि डायरेक्टर जो AGM में अपॉइंट होता है, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है, उसकी जगह पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी फिल कर सकता है। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जब फिल कर दिया उसके बाद कोई गया तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अपॉइंटेड डायरेक्टर गया है, ठीक है, तो कोई जनरल मीटिंग के डायरेक्टर की वैकेंसी नहीं हुई है। तो कैजुअल वैकेंसी जो होती है ना, वो जनरल मीटिंग के डायरेक्टर की वैकेंसी होती है, तब जाके बोर्ड फिल करता है। अब ये गया मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा अपॉइंटेड एक डायरेक्टर की ही जो है वो ही गया है, ठीक है, तो इसको कैजुअल वैकेंसी में नहीं मानेंगे। अब कैजुअल वैकेंसी में नहीं मानेंगे मतलब कि बोर्ड अपॉइंट नहीं करेगा। देखो ये हमारे नोट्स में भी है। देखो बोर्ड मीटिंग RBC भी नहीं, बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया। तो जनरल मीटिंग में अगर डायरेक्टर अपॉइंट है, वैकेंसी है, तो बोर्ड ने फिल कर दिया। अब वापस से वैकेंसी हुई तो बोर्ड थोड़ी ना फिल करेगा, बोर्ड फिल नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि भाई तो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर ले, फिर जनरल मीटिंग होगी, फिर जनरल मीटिंग में कर देना डायरेक्टर अपॉइंट। अल्टरनेट नहीं मतलब एडिशनल, क्योंकि एडिशनल का टर्म खत्म हो जाएगा और तुम जो है अपॉइंट कर देना वापस एक नया। कैजुअल वैकेंसी में बोर्ड को अपॉइंट करने के लिए कोई पावर की ज़रूरत नहीं है, पर आर्टिकल में ना तरीका बता के रखते हैं कि किस तरीके से अपॉइंट करना है। पर अगर तरीका नहीं है, मैना नहीं है आर्टिकल में, तो भैया बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो, फिर जनरल मीटिंग में OR पास करो। तभी तो बोला गया है कि बाद में सब्सिक्वेंटली जनरल मीटिंग में OR पास हुआ था। तो देखो 161(4) क्या बोलता है? डायरेक्टर अपॉइंटेड जनरल मीटिंग में वेकेट हुआ, ये जो कैजुअल वैकेंसी है बोर्ड फिल करेगा बोर्ड, ठीक है, बोर्ड मीटिंग में। सब्सिक्वेंटली अप्रूव जनरल मीटिंग में। चलो इसने टेनर की भी बात कर दी कि जो पर्सन अपॉइंटेड रहेगा इसका टेनर क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो जिसके प्लेस पे, इन हुज प्लेस इसको अपॉइंट किया है, वुड हैव हेल्ड ऑफिस। तो ओरिजिनल डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही वॉज अपॉइंटेड वुड हैव हेल्ड ऑफिस, तो वो जब तक होल्ड करता तब तक तू भी होल्ड कर सकता है। तो देखो क्या है कि C एक्सपायर हुआ, उसने ये सब बता के रखा है। अब ये देखो क्या लिखा है, मैंने जो आपको बोला था, बोर्ड ने अपॉइंट करा जो है वो डायरेक्टर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अनदर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई, क्योंकि क्लियरली 161(4) में देखे रखा है कि वैकेंसी क्रिएट होती है जब डायरेक्टर कंपनी ने अपॉइंट करा है जनरल मीटिंग में और वो गायब हो रहा है। तो देखो फिर सॉल्यूशन भी दे दिया कि बोर्ड ना तुम्हारी इच्छा हो तो तुम एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, ठीक है, और जो है वो नेक्स्ट AGM तक उसका ऑफिस रहेगा, या तो लास्ट डेट ऑन विच AGM ऑट टू हैव बीन हेल्ड, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रिंस लिमिटेड है उसने अपॉइंट किया एडिशनल डायरेक्टर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कॉन्फर्ड अपॉन बोर्ड, ठीक है, क्या पावर एक्सरसाइज कर लो। तो इधर आपको आर्टिकल से पावर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं। देखो एक तो ये होता है कि आर्टिकल से पावर ले लो, नहीं तो फिर जनरल मीटिंग में OR करवा लो, पर इधर तो तुमको आर्टिकल से पावर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वेदर M कैन कंटिन्यू एज डायरेक्टर इन AGM। अगर कंपनी ने मीटिंग होल्ड नहीं करी स्टिपुलेटेड पीरियड में, तो भैया तू नहीं होल्ड कर सकता। लास्ट डेट ऑन विच AGM ऑट टू हैव बीन हेल्ड, वहाँ पे तू गया, टेनर ओवर, तो कैन नॉट कंटिन्यू। कैन द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर बी एक्सरसाइज एट द AGM बाय मेंबर्स। नहीं, देखो समझो, तो पावर उसको एक्सरसाइज करनी ना, तो एक्सरसाइज AGM में नहीं कर सकते, वो तो बोर्ड की पावर है, और पावर बोर्ड को भी है। तो बोर्ड में भी अगर आर्टिकल बोले तो, और एक होता है कि जनरल मीटिंग में OR पास कर लो बोर्ड को पावर देने के लिए, ठीक है, तो उससे भी काम नहीं चलेगा, आर्टिकल में होना चाहिए। एज द CS ऑफ द कंपनी व्हाट चेक यू मेड आफ्टर M इज़ अपॉइंटेड। अब देखो M को अपॉइंट कर दिया अगर, तो देखो ये सब, ये देखो ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, और ये नई चीज़ हमने इधर नोट्स में भी लिख के रखी है। लिखा हुआ है चेक लिस्ट फॉर सेक्रेटरी, ठीक है, वो देखेगा कि यार वैलिड अपॉइंटमेंट होना चाहिए, बोर्ड द्वारा ही अपॉइंटमेंट होना चाहिए, इसका टेन्योर फिर वो देख लेगा। फिर एक बार ये भी देख लो कि बोर्ड को आर्टिकल द्वारा कन्फर्ड है कि नहीं है, डायरेक्टर अपॉइंट करे तो वो डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, डिन तो है ना उसके पास, उसको अपॉइंट करे तो डिन होना चाहिए, उसका कंसेंट आना चाहिए DIR 2 में। ये सब चीज़ें हम देखते हैं।
और फिर उसका नाम भी जो है स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड में एंटर करते हैं। तो आपको याद है एक रजिस्टर बनता है डायरेक्टर का, उस डायरेक्टर में अगर शेयर होल्डिंग डिटेल्स वो शेयर होल्डिंग भी कर रहा है वो, तो पर्टिकुलर एंटर इनटू रजिस्टर विद शेयर होल्डिंग डिटेल की, ये डायरेक्टर है उसकी शेयर होल्डिंग डिटेल ये है, ठीक है। अब देखो एडीजे लिमिटेड 10 डायरेक्टर है बोर्ड में, 2 ऑफ द डायरेक्टर रिटायर्ड बाय रोटेशन, तो ठीक है 10 का 2/3 कितना होता है, ठीक है 10 का 2/3 मतलब कि एटलीस्ट 2/3, मैं ऐसा बोलता हूँ 10 का एटलीस्ट 2/3 कितना होता है 7, ठीक है 7 का नियरेस्ट 1/3 कितना होगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो सही करा, रिटायर हो गए, 2 को ही रिटायर होना था, तो रिटायरिंग डायरेक्टर की प्लेस को कोई फिल नहीं करा गया। एंड द मीटिंग हैज़ ऑल्सो नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व, पर मीटिंग में ऐसा नहीं बोला कि नॉट टू फिल दी वैकेंसी, मतलब कि फिल नहीं करा पर ऐसा मीटिंग में बोला नहीं। अब सिंस ये मीटिंग में नहीं बोला कि नॉट टू फिल द वैकेंसी, क्या वैकेंसी तो फिल नहीं करनी है, तो ऐसे कैसे मीटिंग तो इनकम्प्लीट हो गई ना। तुम्हारी मीटिंग चल रही है, तुमने शायद हो सकता है ध्यान भी नहीं दिया हो, अगर ध्यान दिया होता तो तुम बोल देते ना कि नॉट टू फिल द वैकेंसी। तो एजीएम जो है आपकी कंप्लीट नहीं हुई, तो आपकी एडजन हो गई टिल डे सेम डे नेक्स्ट वीक जो भी है, और उस एडजन मीटिंग में फिर उसको फिल नहीं करा, पर उसमें भी ऐसा बोल दिया कि नॉट टू फिल दी वैकेंसी, मतलब कि उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मतलब उधर भी ध्यान से उतर गए है। अब देखो ये भी नोट्स में देख रखा है कि देखो रिटायरिंग जो डायरेक्टर है तो वो रिटायर तो एजीएम में होगा, कभी एजीएम नहीं हुई तो ऐसे केस में लास्ट डेट ऑन विच एजीएम ऑट टू हैव बीन हेल्ड वो रिटायर हो जाएगा, पर कभी एजीएम हुई तो बढ़िया है, एजीएम हो तो रिटायर, और तुमको उसको रीअपॉइंट करना तो रीअपॉइंट कर लो। पर अगर तुमने रीअपॉइंट नहीं करा, मतलब इन द सेंस कि रीअपॉइंट नहीं करा, ठीक है, और मीटिंग भी जो है मीटिंग भी ऐसी रिजॉल्व नहीं हुई नॉट टू फिल दी वैकेंसी या नॉट फॉर नॉन रीअपॉइंटमेंट, तो देखो आपने फिल भी नहीं करा पर मीटिंग में भी ऐसा नहीं बोला कि हम फिल नहीं करेंगे, मतलब मीटिंग उस पर कंक्लूड ही नहीं हुआ, तुमने नहीं करा अपॉइंट और मीटिंग में भी बोल रहे हैं, मीटिंग भी ऐसा रिजॉल्व नहीं हुई फॉर नॉन रीअपॉइंटमेंट, तो ठीक है तुमने एडजन मीटिंग करा दी और एडजन मीटिंग में भी इसकी बात नहीं हुई, तो अब क्या करें, तो ऐसे केस में डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा, पर इसका कुछ एक्सेप्शंस है, पर इधर कोई एक्सेप्शन आते नहीं है, तो जो है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट है। देखो रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी रीअपॉइंट, आप ये देख लेना सेक्शन। व्हाट विल यू बी योर आंसर इन केस अगर कभी एडजन मीटिंग में रिजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ दिस डायरेक्टर वो लॉस्ट हो गया, पुट एंड लॉस्ट, तो देखो कुछ एक्सेप्शन से जहाँ पे डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा तो उसका एक्सेप्शन से वो है पुद्रा, पी से पुट एंड लॉस्ट, यू से अनविलिंगनेस शो कर दी, डी से डिस्क्वालीफाइड है, आर से रिजोल्यूशन ही पास नहीं हुआ, तो रीअपॉइंटमेंट का रिजोल्यूशन ही पास नहीं हुआ, और जो है एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन इन द सेंस सेक्शन 162 का जो है कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो ये एक्सेप्शन है। तो जब पुद्रा में पी आ जाता है डायरेक्टर पुट एंड लॉस्ट, तो ठीक है फिर डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। देखो नॉट डीम्ड टू बी रीअपॉइंट, फिर वेदर सच डायरेक्टर कैन कंटिन्यू इन केस डायरेक्टर डू नॉट कॉल, अब तुम एजीएम कॉल नहीं करो तो लास्ट डेट भैया, लास्ट डेट ऑन विच एजीएम ऑट टू हैव बीन हेल्ड, तो रिटायरिंग डायरेक्टर जो है एंड हो जाएगा द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम, ठीक है, ऑट टू हैव बीन हेल्ड, मतलब एक रिटायरिंग डायरेक्टर को रिटायर होना था और एजीएम नहीं हुई, तो ऐसे केस में जो है लास्ट डेट ऑन विच एजीएम ऑट टू हैव बीन हेल्ड वो रिटायर हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है ना, एजीएम को कॉल करना डायरेक्टर की ड्यूटी होती है। अब कल को किसी को रिटायर करना है, ठीक है, तो डायरेक्टर ने क्या बोला कि चलो एजीएम डिले कर देते हैं, तो वो रिटायर ही नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया ना, फिर तो तुमने पावर का मिसयूज़ करा। तो ऐसे केस में इसको ही रोकने के लिए लास्ट डेट ऑन विच एजीएम ऑट टू हैव बीन हेल्ड, तो आप समझ रहे हो कि वो जो पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट है कि यार एजीएम कॉल करने की ड्यूटी डायरेक्टर की होती है, और कल को जो है डायरेक्टर एजीएम नहीं करे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रिटायरिंग डायरेक्टर का रिटायरमेंट पोस्टपोन्ड हो जाए, ठीक है। तो डायरेक्टर अब इस तरीके का जो है अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकता, ठीक है, आप कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट्स ओन फॉल्ट, कि अपना ही फॉल्ट पे एडवांटेज ले रहा है वो। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट कॉपी करा और इधर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट नहीं लिखा होता। चलो अगले क्वेश्चन पे आते 48। भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है बोल के रखा है 10 तक डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, कंपनी के पास 8 है, उसको 8 से 16 पे जाना है, तो क्या 2 स्पेशल रिजोल्यूशन लगेंगे। तो पहले इसने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बता दिया 3 to 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बता दिए 15। हाँ पर यह है कि आर्टिकल कम भी कर सकता है, ठीक है। तो पहला क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करो, ठीक है, और अल्टर करके क्या करो, उसको पहले 10 से 16 पे ले जाओ, ठीक है। फिर ऑल्सो टेक अप्रूवल ऑफ इंक्रीजिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, तो अल्टर तो करे ही करोगे, बाद में अप्रूवल भी ले लो कि डायरेक्टर के नंबर ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज़ करना है स्पेशल रिजोल्यूशन से, वो भी जनरल मीटिंग में। देखो अब इसके बाद MCQs आ गए, ठीक है,
ये MCQs ये सब हमने उधर कवर किए। तो ये MCQ सारे छोड़ो, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, MTP क्या लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ MOA में बोला है कि कंपनी इम्पावर टू सेल दी अंडरटेकिंग, ठीक है, अनदर कंपनी को। तो इम्पावर टू सेल दे अदर अंडरटेकिंग तो अदर कंपनी की, तो अंडरटेकिंग भेज दे अदर कंपनी को, सेल कर दे, ठीक है। और आर्टिकल ऑल्सो कॉन्फर्ड अपॉन द डायरेक्टर वेयर बाय द पावर ऑफ वॉज कॉन्फर्ड अपॉन देम। अच्छा, कि उनको ही जो है कॉन्फर्ड अपॉन डायरेक्टर, डायरेक्टर को ही बोल दिया कि तुमको है पावर, राइट। अब एट दी EGM ऑफ द कंपनी मेंबर ने OR पास किया कि असेट सेल करना है, ठीक है, ऑन सर्टन टर्म्स एंड ऑथराइज द डायरेक्टर टू कैरी आउट सेल। पर अब AOA में बोल दिया था, MOA में बोल दिया था, आर्टिकल ने भी कॉन्फर्ट कर दिया, पर फिर भी एक रिजोल्यूशन पास किया कि असेट सेल करना है और डायरेक्टर को ऑथराइज़ किया। पर डायरेक्टर ने मना कर दिया, क्योंकि पावर मेरे पास ही, डायरेक्टर ने मना कर दिया। तो जो है कंटेंशन ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर क्या आया, कंटेंशन ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर ये आया कि वो प्रिंसिपल है और डायरेक्टर तुम एजेंट हो, तुम बाउंड हो हमारे डिसीजन से। तुमको ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो है, जब MOA में बोल के रखा है कि कंपनी के पास पावर है, आर्टिकल में डायरेक्टर को कन्फर्ट कर दिया, ठीक है, तुम सेल कर सकते हो। पर कल को हमने कुछ रिजोल्यूशन पास किया, तुम हमारे रिजोल्यूशन को मना कर रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हारे आर्टिकल में तुमको पावर दे के रखी। तो ये जो कंटेंशन है मेंबर का, क्या वो टेनेबल लग रहा है तुमको? समझो, अभी बोर्ड की पावर और अंडरटेकिंग को सेल करना है, ये 179 180 याद आता है, पर पता नहीं क्यों इसको अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन वाले चैप्टर में घुसाड़ के रखा है। तो समझो, सबसे पहले मेंबर ने क्या बोला कि वो प्रिंसिपल है और ये एजेंट है। तो समझो डायरेक्टर एजेंट है माना, पर वो कंपनी के एजेंट है। ये अपने देखो नोट्स में भी लिख के रखा है कि कंपनी के एजेंट है, मेंबर के एजेंट नहीं है। तो एजेंट ऑफ कंपनी है, एजेंट ऑफ मेंबर नहीं। समझो, सबसे पहला जो है ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, समझो, वट एवर कंपनी इज ऑथराइज, जो कंपनी कर सकती है, बोर्ड भी ऑथराइज है, ठीक है। बट हाँ, बोर्ड ऑथराइज है माना, पर ऐसा है कि प्रोवाइडेड डेट जब वो एक्सरसाइज करता है सच पावर या सच थिंग जो भी है, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन इन दैट बिहाफ, मतलब कि वो मेमोरेंडम से सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। बट फिर ये भी बात आ जाती है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट बोर्ड शैल नॉट एक्सरसाइज एनी पावर, ठीक है। तो एक्सरसाइज भी नहीं करेगा पावर, कोई सा एक्ट और थिंग नहीं करेगा, ठीक है, जिसको जो है जनरल मीटिंग में होना चाहिए था, ठीक है। अब इसमें 180 सबसेक्शन 1 आता है, क्योंकि पावर टू सेल दी अंडरटेकिंग है। तो देखो, जब बोर्ड को आर्टिकल से पावर मिली, तो हमने सबसे पहले बोला कि यार देखो, बोर्ड जो है जो भी कंपनी कर सकती है, बोर्ड भी कर सकता है, बट हाँ मेमोरेंडम से ऑथराइज होना चाहिए। और साथ ही साथ जो जनरल मीटिंग में जो भी काम हो रहे हैं, तो बोर्ड वो वाले काम नहीं करेगा जो अदरवाइज देन टू बी डन इन दी जनरल मीटिंग। फिर ये बोल दिया कि 180 सबसेक्शन 1 में जो है बोर्ड के पास पावर है, ठीक है, पर वो एक्सरसाइज तभी कर सकता है जब कंपनी से कंसेंट मिला हो, और जब कंसेंट भी मिला हो ना, तो स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए रहता है। अब समझो, पावर जो है बोर्ड को दे के रखा हुआ था मेमोरेंडम और आर्टिकल से, तो कल को बोर्ड ने ये पावर एक्सरसाइज करा, तो क्या ज़रूरी है क्या कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना? तो समझो, ये एक्ट जो है मेमोरेंडम ओवरराइड नहीं करता एक्ट को। एक्ट में बोला है स्पेशल रिजोल्यूशन तो लगेगा। तो बोला है कि जो करेक्ट प्रोसीजर होती है ना, कि ठीक है, टू बी फॉलो इज फॉर द बोर्ड टू अप्रूव द सेल ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है, क्लियरली, ठीक है, सेल ऑफ अंडरटेकिंग क्लियरली स्पेसिफाइंग द टर्म्स ऑफ सच सेल की कैसे होगा, ठीक है, कि अप्रूव करो, ठीक है, फिर जनरल मीटिंग कन्वीन करो और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाओ। मतलब क्या बोल के रखा है, मतलब क्या है, सबसे पहले कि बोर्ड पहले अप्रूव करेगा, ठीक है, सेल ऑफ अंडरटेकिंग को। बोर्ड ने अप्रूव करा सेल ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है, क्लियरली स्पेसिफाइंग द टर्म्स ऑफ सच सेल की ये सब टर्म्स फॉर्म से, और देन जो है जनरल मीटिंग कन्वीन करके मेंबर से प्रपोजल अप्रूव करवाया स्पेशल रिजोल्यूशन द्वारा। अब इधर तो क्या है कि मेंबर ने खुद ने रिजोल्यूशन पास कर दिया और बोर्ड को बोल दिया कि तेरे को वो फॉलो करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोसीजर फॉलोड इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट, द शेयर होल्डर कैन नॉट ऑन देयर ओन, वो खुद से मेक आउट अ प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल फॉर सेल एंड पास OR, तो खुद से OR पास कर दिया, ठीक है, और वो बोल रहे हैं क्या, ठीक है यार, मेमोरेंडम में तेरा नाम लिखा हुआ था, मैंने पास कर दिया, तू तो अप्रूव कर दे या इम्प्लीमेंट कर दे तू। तो ये जो शेयर होल्डर का कंटेंशन सबसे पहले तो इनकरेक्ट है इन द फर्स्ट प्लेस। देखो एज इट इज़ नॉट विद इन देयर अथॉरिटी, तुम्हारी अथॉरिटी में था ही नहीं, ठीक है, टू अप्रूव अ प्रपोजल इंडिपेंडेंटली ऑफ द बोर्ड, इट इज़ ऑफ द बोर्ड टू अप्रूव अ प्रपोजल। पहले बोर्ड अप्रूव करेगा प्रपोजल को, देन गेट मेंबर अप्रूव बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन, पहले बोर्ड अप्रूव करेगा।
और दूसरा ये जो तुम बोल रहे हो कि प्रिंसिपल एजेंट जो भी है, तो अकॉर्डिंग टू द कंटेंशन ऑफ मेंबर दैट दे वर द प्रिंसिपल, कि वो प्रिंसिपल है, डायरेक्टर तो एजेंट है। तो समझो डायरेक्टर एजेंट जो मेंबर का नहीं है, डायरेक्टर एजेंट कंपनी का है। तो डायरेक्टर डू नॉट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर, ठीक है। और इनफैक्ट मेंबर जो है यूनानिमसली सुपरसीड नहीं कर सकते पावर ऑफ डायरेक्टर। तो देखो लिखा हुआ ये जो भी अपने ये सारे जो है चीज़ें हमने नोट्स में पढ़ी है कि मेंबर कैन नॉट बाय रिजोल्यूशन सुपरसीड द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो है, ठीक है, तुम सुपरसीड नहीं कर पाओगे और ना तो तुम उसको इंस्ट्रक्ट कर पाओगे कि किस तरीके से तुमको काम करना है। हाउएवर, ठीक है, हाउएवर पावर टू अल्टर द एओए ऑफ द कंपनी इन द मैनर दे लाइक सब्जेक्ट टू प्रोविजन। पर हाँ, तुमको एओए अल्टर करना तो कर सकते हो, पर तुम ऐसा डायरेक्टर को ज्ञान नहीं दे सकते। एक क्वेश्चन था कि जो एक होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है, 10 डायरेक्टर है, होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी जिसकी सब्सिडियरी है तो वो भी गवर्नमेंट है, जिसमें नो डायरेक्टर है, तो कितने डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन है। तो देखो समझो, अगर आप नोट्स में देखो तो प्राइवेट कंपनी, तो क्या बोला है कि प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी अनलिस्टेड हो तो अप्लीकेबल नहीं है, पर गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड है तो एप्लीकेबल है। पर अब इधर क्वेश्चन में थोड़ी ना बोल के रखा है कि ये लिस्टेड है, कहाँ बोला क्वेश्चन में कि ये लिस्टेड है, तो हम अनलिस्टेड मानेंगे तो इस पर एप्लीकेबल नहीं है। क्या रोटेशन देखना, सर्कमस्टेंस ही एप्लीकेबल नहीं है, तो लिख लिया हमने कि बोले तो ही लिस्टेड होगा, अदरवाइज अनलिस्टेड है। सेकंड, नंबर ऑफ डायरेक्टर लायबल इन एवरग्रीन, ठीक है। देखो अब कायदे से तो ये भी अनलिस्टेड है, तो इस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब देखो लीगल सिचुएशन, इन केस अगर ये लिस्टेड होती तो एप्लीकेबल हो जाता। अब जब एप्लीकेबल होता, अगर इटर्नल, ठीक है, लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी होती है इटर्नल, तो 10 का 2/3 कितना होता है, 4, 1 सेकेंड, 7 का 1/3 कितना होता है, ये 1/3 नियरेस्ट 1/3 होगा, तो ये 2 हो जाएगा। ये 2 जो है मस्ट रिटायर एवरी ईयर, ये बोल दिया, ठीक है। तो एटलीस्ट 2/3 और नियरेस्ट 1/3। चलो, थंगावेल डायरेक्टर है 7 कंपनीज़ में डिन के साथ, ठीक है। तो थंगावेल डायरेक्टर है 7 कंपनीज़ में डिन के साथ। अब अगेन अनादर डिन वॉज एडवर्टेंटली अलॉटेड, ठीक है, पर उसने यूज़ नहीं करा फॉर फाइलिंग एनी डॉक्यूमेंट जो भी है, तो उसको तो वो सरेंडर करना है, ठीक है। अब सरेंडर की जब बात आती है ना तो DR 5 आता है। देखो 5 का शेप भी S जैसा है और S, तो 5 से हम सरेंडर बोल देंगे, ठीक है, सरेंडर तो कर दो। अब पॉइंट ये है कि प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो देखो ऐसा है कि डिन की प्रोसीजर ऐसे कभी आती नहीं है, पर इन्होंने फिर भी सरेंडर की प्रोसीजर का बोल के रखा है। तो मैं आपको बोल दूं कि 3 लोग होते हैं, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर या जो भी है ऑफिसर ऑथराइज करके रखा है। तो जब वो सेटिस्फाई होते ना, तुमने एप्लीकेशन सबमिट करी DIR 5, वो एप्लीकेशन के साथ फीस अटैच कर दी, पर्टिकुलर्स और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ डाल दिए, वो सेटिस्फाई होंगे तो वो कैंसिल डीएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव कर दी, वो कैंसिल डीएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। फॉर्म DIR 5 में एप्लीकेशन दे देना, ठीक है, और बता देना कि जो है डिन हमने यूज़ नहीं करा है, ये सारा एक्सप्लेनेशन दे देना। चलो अगला क्वेश्चन है कि R होल्ड कर रहा है डायरेक्टरशिप 10 पब्लिक कंपनी में, 11 प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। तो 10 पब्लिक कंपनी, 11 प्राइवेट कंपनी। पर देखो वन ऑफ द प्राइवेट कंपनी इज डोरमेंट कंपनी, एक डोरमेंट कंपनी है। अब बोला है अपार्ट फ्रॉम डोरमेंट कंपनी ऑन 30 जून 2019, अब प्राइवेट कंपनी जिसमें R एक डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है वो सब्सिडियरी बन गई। तो देखो, ठीक है, तो R डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है, वो एक प्राइवेट कंपनी जो है तो वो सब्सिडियरी बन गई, तो वो पब्लिक कंपनी हो गई। तो ऐसे केस में 11 पब्लिक कंपनी हो गई, ठीक है, और 9 प्राइवेट कंपनी हो गई और एक प्राइवेट डोरमेंट कंपनी है। अब वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग डायरेक्टरशिप, ठीक है, डायरेक्टरशिप की वैलिडिटी बताओ, और विथ रेफरेंस टू नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एज ऑन 31/5 और 30/9, 31/5 और 30/9 की बात कर रहा है। तो देखो 30/9 के पहले ना 10 पब्लिक कंपनी थी, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी भी 10 थी, पर एक डोरमेंट प्राइवेट कंपनी थी। तो देखो बनती बात है कि जब आप 10 पब्लिक कंपनी में हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, एक ये है कि जो मैक्सिमम डायरेक्टरशिप होती है वो 20 होती है, ये माना, ठीक है। तो कायदे से 10 पब्लिक को 11 प्राइवेट हो जाती है 21, पर 11 प्राइवेट में से भी एक तो डोरमेंट कंपनी थी ना, तो डोरमेंट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी 20 में इंक्लूड नहीं करते और सेक्शन 8 कंपनी जो है वो 10 में इंक्लूड नहीं करते। मतलब ले देके डोरमेंट को ही जो है, डोरमेंट और सेक्शन 8 में सिर्फ डोरमेंट को ही 10 में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो बोलने को 21 कंपनी है, पर ले देके है 20 कंपनी और 20 में 10 पब्लिक है और 10 प्राइवेट है। पर वही पॉइंट आ जाता है कि अगर एक कंपनी जो है पब्लिक हो गई, ठीक है, वो डीम्ड पब्लिक कंपनी हो गई, तो ऐसे केस में जो है 11 पब्लिक कंपनी हो जाएगी। तो ऐसे केस में डायरेक्टरशिप होल्ड करना इनवैलिड हो जाता है। क्या कंपनी के पास पावर है कि वो स्पेसिफाई कर सकते हैं लेसर नंबर ऑफ़ कंपनीज? तो हाँ, पावर तो है, ठीक है, पर इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा।
ठीक है। तो स्पेसिफाई द लेसर नंबर ऑफ कंपनीज। तो ये सब हमारे नोट्स में है, ठीक है। ये 2 नोट्स देख के ही मैं बता रहा हूँ, इन द सेंस कि मैं बता रहा हूँ, नोट्स भी है, ठीक है। तो ये सब नोट्स में कवर है। अगला क्वेश्चन आता है कि जो एक्स स्मॉल शेयर होल्डर है KGP टायर का, देखो स्मॉल शेयर होल्डर है, और जो है कॉट और एक VSR करके है, उसमें 1 अप्रैल मतलब कि 1 साल के अंतराल में दूसरी कंपनी में ही बन गया, ठीक है। अब KGP, तो KGP ने जो है इंटरेस्ट पे नहीं करा, ठीक है, ऑन द पब्लिक डिपॉजिट जो ड्यू होता है 1 जुलाई को, ठीक है। और इफ़ कंपनी नॉट पे डिपॉजिट विद इंटरेस्ट, ठीक है, रिडीम द डिपॉजिट विद इंटरेस्ट एंड डिफ़ॉल्ट एक्सटेंडिंग मोर देन 1 ईयर, जैसे 1 जुलाई का हो गया हमारा 1 जुलाई 2019 और 1 जुलाई 2019 के बाद तक ये डिफ़ॉल्ट है, तो ऐसे केस में जो है आपको डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो कंपनी डायरेक्टर सारे। तो मेरे को बताओ कि क्या जो के है इसको वेकेट करना पड़ जाएगा। तो देखो पॉइंट ये है कि जब 164 का डिस्क्वालिफिकेशन लगता है तो वो स्मॉल शेयर होल्डर पे भी लगता है, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि जब 164(2) का डिस्क्वालिफिकेशन लगता है तो ऐसे केस में ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर वेकेट होगा सारी कंपनी में, पर अदर देन कंपनी विच इज़ इन डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में छोड़ के सारी कंपनी से वेकेट करना पड़ जाएगा अगर 164(2) अट्रैक्ट हो गया तो। पर अगर कोई जो है फ्रेश डायरेक्टर है, ठीक है, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है, उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा 6 महीने तक फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अब पॉइंट ये है कि फेल टू रिपे द डिपॉजिट को रिपे करने में फेल हो गया, और ये जो फेलियर है ये 1 ईयर और मोर तक चले गया। अब देखो 1 ईयर और मोर कैसे हो गया ये, कायदे से देखा जाए तो अगर वो डिस्क्वालीफाइड हुआ है तो 1 जुलाई 19 से डिस्क्वालीफाई हुआ है, ठीक है, तो उसको वेकेट करना पड़ेगा VSR कॉटन मिल्स। हाँ तो ठीक है ना कि वो जो है 1 जुलाई 19 को डिस्क्वालीफाइड हुआ है तो उसको वेकेट करना पड़ेगा VSR कॉटन मिल्स, ठीक है, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड है, ठीक है। पर वो KGP टायर में, मतलब वही कि KGP टायर में वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। बाकी जो है ये EPS मतलब कि KGP से वेकेट होगा पर VSR से वेकेट होगा, KGP से वेकेट नहीं होगा। पर पॉइंट ये है एक पीरियड फॉर विच द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप शैल बिकम वेकेट, तो कितने साल तक ये वेकेशन रहेगा। तो पीरियड तो 5 साल है और 1 जुलाई 2019 से वेकेशन रहेगा। और अब पॉइंट ये है कि ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, तो इधर वेकेशन 5 साल नहीं, इधर वेकेशन तो लाइफ टाइम हो गया। तो लाइफ टाइम तक तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर तो अब नहीं बन पाएगा, पर जो है 3 साल तक तो डिस्क्वालीफाइड है टू वर्क इन एनी अदर कैपेसिटी, इन द सेंस कि दूसरी कैपेसिटी में तू सिर्फ 3 साल तक वर्क नहीं कर सकता, करना हो 3 साल के बाद आप कर सकते हो।